is a homogeneous mixture of two or more substances whose concentration can be varied within certain limits. What is the meaning of homogeneous mixture? Mixture which has uniform composition means आपने ग्लास वाटर लिया, उसमें 2 स्पून शुगर डाली, लेकिन कंप्लीटली डिज़ोल्व होने का इंतज़ार किए बिना उसको पीना शुरू कर दिया. आप टॉप टू बॉटम उसे पीते जा रहे हैं, उसकी मिठास लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि और शुगर उसमें डिज़ोल्व होती जा रही है. तो दिस सॉल्यूशन इज़ नॉट होमोजीनियस, इट इज़ हेट्रोजीनियस. लेकिन अगर आप उसमें शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व करके पीते हैं तो टॉप टू बॉटम मिठास एक सी आने वाली है. अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने वाटर में सिर्फ एक ही सॉल्यूट डालना है, आपने उसी में थोड़ा नींबू भी निचोड़ दिया, तो नींबू निचोड़ने के बाद मिक्स करके अगर आप उसको पीते हैं तो भी टॉप टू बॉटम टेस्ट एक ही आने वाला है. तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर विद इन सर्टेन लिमिट्स. मतलब अगर मैं बोलूं ये लो आप एक ड्रम में एक गिलास पानी डाल सकते हैं ड्रम में गिलास पानी. अब इसमें ऐसा करो, एक बोरी चीनी घोल के गिलाओ, दिखाओ. घोल सकते हैं क्या एक गिलास पानी में एक बोरी चीनी? तो इसका मतलब आप उसकी मिठास बढ़ा तो सकते थे, लेकिन एक लिमिट तक ही तो बढ़ा सकते थे. आप जो ग्लास में शुगर सॉल्यूशन इनिशियली बना रहे थे उसमें चीनी कितनी भी घोल दो, नहीं, एक लिमिट तक ही घोल सकते हो. तो इसलिए हमने बोला. और वो कहता है सॉल्यूशन में जो लोग हैं जो चीजें हैं, उन्हें इंग्लिश क्या ये कह रही होगी कि क्या कह दीजिए? हाँ, इंग्लिश का वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स. वो कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो है ही, आप इसे टेक्निकली एक ही बात है, कंपोनेंट्स भी वही हुए. तो अब सॉल्यूशंस का वो कहता है हमें क्लासिफिकेशन करना है, और क्लासिफिकेशन करने के कई क्राइटेरिया है, जिसमें पहला नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे आपका सॉल्यूशन कितनी तरह का? किसको कहते होंगे बाइनरी सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स. कुछ बुक्स कहती हैं नहीं, टर्नरी लिख दो, 4 लिख ले. अब बाकी के लिए पेंटेनरी हेक्सेनरी कुछ होता होगा, मैंने कभी किसी बुक में पढ़ा नहीं है, कभी जरूरत कहने की पड़ी नहीं है. हमारे न्यूमेरिकल्स तो मैक्सिमम जो होंगे वो बाइनरी वाले ही होंगे. और जिस सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट हो वो मोनोनरी होगा नहीं ना, क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए, मिक्सचर होने के लिए तो कम से कम 2 लोग चाहिए. डन. अब कंपोनेंट्स के नाम पर एक टर्म बहुत पीछे, बहुत बचपन में आपके पड़ गई थी, एक थी सॉल्यूट और एक थी सॉल्वेंट. सॉल्यूट किसे कह रहे होता है? कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन the substance which is being dissolved, that is called, and in which it is being dissolved, यही सुना? सॉल्वेंट. It is called solvent. नहीं, कहता है बाद में the component present, लिखना नहीं अभी. The component present in smaller quantity is called solute and the component present in larger quantity is called solvent. बाद में दम सा तो लगा सुन के. पानी में अगर हमने चीनी घोली तो चीनी ही कम होगी, पानी ज्यादा होगा, और इसलिए चीनी को, तो सर आप वैसे कह लो या ऐसे कह लो, बात तो मोटे तौर पे सेम ही निकल के आ रही है या नहीं? आईयूपीएससी नाम तो सब जानते हो. आईयूपीएससी ने आज तक सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन दी ही नहीं है. क्यों नहीं दी? अभी तो हम कह रहे थे सब्सटेंस विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट, फिर अचानक हमने कहा था कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट, या नहीं? और अभी हमने बोल दिया आईयूपीएससी ने तो डेफिनेशन ही नहीं दी. क्यों कह दिया? अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, मेरे पास 98% एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन है बाय मास. इंग्लिश कह दो या 11th तक की केमिस्ट्री कह दो, कुछ सोच पाते हो क्या क्या मतलब है इस बात का? हाँ, हम शायद सब सोच पा रहे होंगे. 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम, इन 100 ग्राम वाटर, नहीं, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन.
परसेंटेज जब Solutions. निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में जो चीज होती है वो टोटल होती है ना, तो टोटल कौन है यहाँ? वाटर सुपर टोटल है, Solution. टोटल तो सॉल्यूशन ही होगा ना। तो इन 100 ग्राम डन। तो अगर ये बात हम कह दें तो इसका मतलब ये हुआ क्या, 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका ये भी मतलब हुआ क्या, 98 ग्राम H2SO4 प्लस 2 ग्राम वाटर। हुआ क्या? अब बताना सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन। अभी हमने कहा था कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड, तो सॉल्यूट कौन, वाटर होना चाहिए। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिस न्यूमेरिकल में ये फंसता है, इस 2 ग्राम वाटर को ही सॉल्वेंट मानते हैं। The component present in smaller quantity, the component present in smaller quantity is usually क्या के पीछे छूट गया ना, रेस्टोरेंट तो नहीं निकाल सकते अब, हमने तो अक्सर कहा था, हमेशा तो नहीं कहा था, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। इज यूजुअली कॉल्ड solute, component present in smaller quantity is usually called solute, and the component present in larger quantity is usually called solvent। फिर इसका क्या होगा, तो इसका ये है कि जिस सॉल्यूशन में वाटर हो, चाहे वो कम हो या वो ज्यादा हो, उसे सॉल्वेंट ही मान लेते हैं यूजुअली। फिर से रूल नहीं है, क्योंकि रूल तो बनाया नहीं ना यूपीएससी ने। एक वर्ड समझते हो, एक्वा सॉल्यूशन, किसको कहते होंगे एक्वा सॉल्यूशन? जिसमें वाटर हो। और नॉन एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें कुछ भी हो लेकिन वाटर बिल्कुल भी ना हो। तो मैं ऐसे बोल दूं कि एक्वा सॉल्यूशंस में वाटर को ही सॉल्वेंट मानते हैं, चाहे वो कम हो और चाहे वो, तो क्या ये एक्वा सॉल्यूशन? हाँ, इसमें पानी है ना। 98 ग्राम H2SO4 हो रहे तो 2 ग्राम और कौन होगा? कुछ नहीं लिखा तो पानी ही होगा या नहीं? कि वाटर तो मान के चलते हैं, हो गई। हलवाई ने लिस्ट बना के दी कि भाई ये सामान ले आओ आपके यहाँ मेरे को, तो उसमें लिस्ट में पानी भी लिखता होगा कि जी इतने 1000 लीटर पानी। क्यों? कि अंडरस्टूड है कि हलवाई लगा रहे हैं तो वहां पानी की सप्लाई देनी है। तो ऐसी केमिस्ट्री लैब में पानी की सप्लाई, तो ऐसी किसी सॉल्यूशन में अगर नहीं लिखा तो जो दूसरी चीज है वो पानी है। यहाँ पे पानी तो कहीं नहीं लिखा ना, लिखा है यहाँ तो एक्वस। मान लो मैं एक्वस यहाँ से गायब भी कर दूं, अगर मैं यहाँ से एक्वस गायब भी कर दूं तो भी क्या मानूंगा? 2 ग्राम कौन है? वाटर ही है। अब क्लासिफिकेशन का वो कहता है एक क्राइटेरिया और बनाना है मुझे। हमने बोला क्या है, तो कहता है क्लासिफिकेशन का दूसरा क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, on the basis of physical state of its components। एक क्लासिफिकेशन था on the basis of number of components, दूसरा है on the basis of physical state of its components। अब on the basis of physical state देखिए, सॉल्यूट इन जनरल जिसे आप डिसॉल्व कर रहे हैं जो कम है, और सॉल्वेंट इन जनरल जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं जो ज्यादा है। अब आपका सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्वेंट भी कुछ भी हो सकता है। तो 1 मिनट के लिए हमने माना सॉल्वेंट कैसा है, तो अगर आप सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं एक चीज, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं दूसरी चीज, गैस को सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं तीसरी चीज, तो इन तीनों में कॉमन बात क्या है? सॉल्वेंट सॉलिड है। तो इसलिए इन तीनों सॉल्यूशंस का नाम उसने रखा सॉलिड सॉल्यूशंस। वहां पे है ना, व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशंस, लिखना क्या था? दो सॉल्यूशंस in which solvent is solid are called solid solutions। How many type of solid solutions can be there? 3: solid and solid, liquid and solid, gas and solid।
अब हमारे लिए अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, जो पिछले कई सालों से वो नहीं पूछ रहे, इन तीनों कैटेगरी का एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल हमें याद होना चाहिए, तीनों का एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल। तो सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल, ब्रास, हिंदी में बोलने पीतल, इतना तो याद होगा ही कि ब्रास इज इन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर कौन है, सॉलिड है, और जिंक भी कौन है, आया क्या। तो सॉलिड एंड सॉलिड के कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिसमें से सबसे आसान सा मुझे जो याद है वो, अब लिक्विड एंड सॉलिड। अब ये जरा टेंशन होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लिक्विड के अंदर, लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर, नहीं लग रहा अजीब सा, मुश्किल सा। तो एमालगम किसे कहते हैं, ऐसा कोई भी एलॉय जिसका एक कांस्टेंट मरकरी हो, ऐसा कोई भी एलॉय जिसका एक कांस्टेंट मरकरी हो, दे आर कॉल्ड एमालगम्स। तो हम एमालगम के नाम पे, मान लीजिए ऐसे लिख देता हूं ZnHg, तो इसका मतलब जिंक अमालगम। अगर मैं लिख देता हूं NaHg, सोडियम अमालगम। तो जरा सोचिए, देखो जिंक सॉलिड और मरकरी लिक्विड, कैसे हुआ जी, क्या हुआ जी, कुछ मतलब नहीं है, याद रखना, मानना है कि अच्छा वो इसे किस कैटेगरी में लेता है, किस कैटेगरी में लेता है, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस एंड सॉलिड, और टेंशन हो गई। तो अब गैस को सॉलिड में घोल सकते हैं क्या, लगता तो नहीं कि गैस को हम सॉलिड में घोल सकते होंगे, और वो कह रहा है गैस एंड सॉलिड होते हैं। वनस्पति घी बनाया था 10th में, कैटलिस्ट क्या यूज किया था, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या निकल या पैलेडियम, कुछ याद आता हो तीनों में से। और नहीं तो 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स नाम के एक चैप्टर में एल्कीन्स का या एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन कराया था। तो एल्कीन्स का या एल्काइंस का Yes, हाइड्रोजनेशन sir. कराते वक्त भी हमें, तो फिर भी हमें तो मन नहीं मान रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा कि ऐसे कैसे हो सकता हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम में डिजोल्व हो गई हो। तो ये बुद्धू बनाते हैं बढ़िया वाला, किसी भी मेटल का चूरा बनाया जा सकता है, देखा भी होगा किसी ने, आयरन पाउडर, ड्रिलिंग मशीन जो होती है, वो ड्रिलिंग मशीन के जहां उसके आसपास क्या पड़ा मिलेगा आपको, अगर लोहे में छेद करने वाली मशीन है तो लोहे का चूरा ही मिलेगा ना। तो इस तरह से मेटल्स का चूरा भी, जिंक पाउडर, कॉपर पाउडर करके बाजार में आपको मिल जाएंगे, प्लेटिनम पाउडर। तो इमेजिन करके देखो, हमारे पास एक खाली जार है, बिल्कुल उसमें वैक्यूम है, खाली का मतलब हवा भी नहीं है, ठीक, उसमें मैंने हाइड्रोजन गैस भर दी, तो क्या उस जार का कुछ प्रेशर हो गया होगा, हाँ, जैसे मैंने अपनी खाली स्कूटर की, बाइक की ट्यूब में हवा भर दी तो अंदर कुछ प्रेशर हो गया होगा, तो ऐसे ही उस जार में भी कुछ। अब हमने इस जार के अंदर प्लेटिनम पाउडर डाल दिया किसी तरह, प्लेटिनम पाउडर डालने के बाद सारा प्लेटिनम पाउडर नीचे बैठ गया होगा या नहीं। अब उस जार में जो गैस थी वो तो है उतनी की उतनी, या भाग गई, भागने नहीं दी, बस प्लेटिनम पाउडर अंदर भेज दिया किसी तरह, रोबोट से भिजवा दिया, जैसे भिजवा दी, तो अंदर प्रेशर बढ़ गया होगा, घट गया होगा, तो अंदर प्रेशर कम हो गया होगा। क्यों कम हो गया होगा, कि जो प्लेटिनम का पाउडर था, ऐसे थे पाउडर के टुकड़े, उन सबके सरफेस पर, उन सबके सरफेस पर चिपक गए कौन, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स चिपक गए हैं, और वो उस पे चिपक गए तो उड़ नहीं पा रहे होंगे, जो चिपक गए वो वाले तो उड़ नहीं पा रहे होंगे, और जब उड़ नहीं पा रहे होंगे तो प्रेशर अंदर। अभी कोई पूछे अंदर क्या पड़ा है, मैं इतना तो बोल ही सकता था इस फोटो को देख के, अगर ये समझ में आ रही है तो, कि हाइड्रोजन का और प्लेटिनम का मिक्सचर है, हाइड्रोजन का और प्लेटिनम का मिक्सचर है। अब एक जैसा है क्या सब जगह से, हाँ उस कह रहा सब जगह से एक जैसा है, हमें नहीं दिख रहा, उसे दिख रहा होगा किसी तरह, माइक्रोस्कोप वाइस्कोप सब जगह से बिल्कुल एक जैसा है। तो क्या कहे, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया किसका, हाइड्रोजन गैस का और प्लेटिनम का। तो किस कैटेगरी में डाला, हाइड्रोजन इन, तो इसका एग्जाम्पल में क्या लिख लो, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल।
अब अगर हम यहां पर कर देते हैं लिक्विड, तो यहां क्या करना पड़ेगा, लिक्विड सॉल्यूशंस, ये सब मामला गायब। अब सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल, पानी में चीनी घोली थी, किसका एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन या शुगर इन वाटर, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉल्ट लिख दो या शुगर लिख दो, कोई सा भी एक लिख दो। अब लिक्विड इन लिक्विड, बोलो लिक्विड इन लिक्विड, बेंजीन और टोल्यूइन एक ही खानदान के दो लोग हैं, खानदान समझ गए, होमोलोगस सीरीज, सुना हो तो, नहीं सुना हो तो बाद में देखेंगे। बेंजीन और टोल्यूइन एक ही फैमिली के लोग हैं, और एक ही फैमिली के लोग तो मिक्स हो ही जाते हैं, नई लड़ाइयां भी उन्हीं में होती हैं ज्यादा। फिलहाल बेंजीन एंड टोल्यूइन, और नहीं तो हमने सबने 10th क्लास में और 11th क्लास में ये लाइन जरूर पढ़ रखी है, अल्कोहल इज मिसिबल या सॉल्युबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो इथेनॉल, अल्कोहल इन जनरल कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल और वाटर किसी भी रेशियो में मिक्स करो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, तो अल्कोहल एंड वाटर। अब नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, कोई एग्जांपल, जो पानी आप पी के आए हो जाके पियोगे, उस पानी में क्या कोई गैस डिजॉल्व है, हाँ या नहीं, हाँ उसमें ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है, डिजॉल्व तो नहीं की मेरी मम्मी ने, नहीं वो डिजॉल्व ही है, आती है होती है। उस पानी में मछली छोड़ दें तो जी जाएगी मर जाएगी, तो जी जाएगी, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व ही है। कोल्ड ड्रिंक कौन घुला है पानी में, CO2, और चीजें भी घुली है नो डाउट, लेकिन CO2 तो घुला है, लिखा भी है उस पर कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, CO2 इन वाटर या ऑक्सीजन इन वाटर या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब अगर हम यहां पर कर दें गैस, तो ये क्या कहलाएंगे, कितने टाइप के सॉल्यूशंस हो गए, तीन, मोटे तौर पे तो तीन, डेप्थ में जाए तो 9, तीन सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, और सॉलिड सॉल्यूशंस भी तीन तरह के, सॉलिड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, गैस एंड सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशंस भी तीन तरह के, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, और गैसियस सॉल्यूशंस भी तीन तरह के। अब सॉलिड एंड गैस का एग्जांपल कुछ दिमाग में आता हो, सल्फर पार्टिकल्स इन एयर, तो गैस से आसान कर दें, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट एयर में जो है वो कोलाइडल का एग्जांपल है, कोलाइडल हेट्रोजीनियस होता है, तो इसका मतलब वो वाला एग्जांपल तो हो नहीं सकता। कैम्फर इन ऑक्सीजन, कैम्फर इन ऑक्सीजन, नेफ्थलीन इन ऑक्सीजन, बेंजोइक एसिड इन ऑक्सीजन। कैम्फर सबलाइन करता है, यानी सीधा सॉलिड से, नेफ्थलीन भी सबलाइन करता है, तो जो भी चीज सबलाइन करती है, तो हमें तीन नाम याद है, कैम्फर, नेफ्थलीन, आयोडीन, चौथा अक्सर हमें नहीं याद है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भी सबलाइन करता है, यानी रूम टेम्परेचर पे वो, भाई हमारे दिमाग में किसी टीचर ने बताया नहीं, लेकिन सेट हुआ है, एसिड है तो इसका मतलब लिक्विड ही होता होगा, तो ऐसा नहीं है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, और उसको आप खुला छोड़ दो तो वो उड़ रहा होता है, वॉलेटाइल है, ठीक है, चार नाम तो याद रहेंगे। अब इन चारों में से कोई भी कंपाउंड और साथ में कोई भी ये गैस, तो मैंने बोला नेफ्थलीन इन ऑक्सीजन, एक बंद जार में ऑक्सीजन गैस है, हो सकती है, उसमें मैंने नेफ्थलीन के 2-4 दाने डाल दिए और जार बंद, तो थोड़ी देर तो वो दाने दिखाई देंगे, उसके बाद वो गायब, तो किसको किस में डाला, सॉलिड को गैस में डाला, इसलिए किसका एग्जांपल, क्लियर हो गया, तो नेफ्थलीन इन ऑक्सीजन, कैम्फर इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों बोल रहे हो, उसकी जगह कोई और गैस लिखनी है वो लिख लो, हो गया। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, कोई इशू ही नहीं है, हवा में जो वाटर वेपर्स है, भाई वही जार ले लो ऑक्सीजन गैस का, और उसके अंदर एक बहुत ही बारीक सी पानी की बूंद छोड़ दो ऑक्सीजन जार में, थोड़ी देर में तो वो एवोपरेट हो ही जाएगी, कहाँ गई, ऑक्सीजन में डिजॉल्व हो गई, मिक्स हो गई एवोपरेशन की वजह से, कौन किसमें, लिक्विड इन गैस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वाटर इन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस का नाम जिसका लिखना चाहो। लास्ट केस, गैस इन गैस इज ऑलवेज अ होमोजीनियस मिक्सचर, बचपन से सुनते आ रहे हैं क्या? गैस इन गैस इज ऑलवेज अ, तो कोई भी दो गैसेस का नाम ले दो, तीन का ले दो, सब हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही बना रही होंगी या नहीं? तो फिलहाल क्या लिख दे, O2 एंड CO2 या O2 एंड नाइट्रोजन। बोलिए हो गया क्या? अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां से सचमुच में चैप्टर शुरू होता है, डेट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन कौन, जिसमें वन ऑफ द कंपोनेंट इज वाटर, और नॉन एक्वा सॉल्यूशन जिसमें वाटर नहीं है। वापस आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब, तो हमने तो शुरू में ही बात कर ली थी आज कि हमने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी घोल के पिया, फिर एक गिलास पानी में अगर 2 चम्मच चीनी घोल के पिया, तो बंदा क्या कहता है कि दूसरे वाला पहले से ज्यादा मीठा है। केमिस्ट्री क्या कहती है, कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इज, तो इनफैक्ट कंसंट्रेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in specific amount of solvent slash solution। ऐसे लिखना, solvent slash solution। इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है या इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? कई सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है। केमिस्ट्री वालों ने हमारे लिए यही दिक्कत खड़ी करी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिपोर्ट करने का एक ही तरीका बता देते तो बढ़िया था, लेकिन उन्होंने 7, 8, 9, 10 तरीके बना दिए और इसीलिए हमारे लिए टेंशन हो गई कि पता नहीं ये कर क्या रहे। एक बात को तरह तरह से कह रहे हैं और बाद में इनके अरेस्ट वारंट निकालो तो कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल लेता है, मैंने तो इस वजह से कहा था। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म जो यूजुअली हमारी बुक्स में नहीं दी हुई, दैट इज स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ क्या है, अमाउंट ऑफ solute in grams upon volume of solution in liters। तो खूब पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, क्या जवाब, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जरा सा दिमाग खोलने वाली बात कुछ लोगों के लिए क्या हो सकती है, एक आदमी ने 5 ग्राम शुगर को 2 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया, 5 ग्राम। तो उससे पूछा स्ट्रेंथ बता दे तो क्या करेगा, बिल्कुल आसान बात, 5 ग्राम अपॉन 2 लीटर, कहेगा सर ये आ गया 2.5 ग्राम। हाँ या नहीं? अब इतनी जरासी सी बात में समझने को क्या है जो अक्सर लोगों को नहीं समझ में आया हुआ होता। तो मैं ऐसे बोलूं, एक बार मेरे से पूछे व्हाट इज स्ट्रेंथ, तो मैं बोल दूं ये वाला स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या मैं दूसरी बार ये भी बोल सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तीसरी बार ये भी बोल सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक ही बात बोले जा रहा हूं ना तरह तरह से। पर लीटर का मतलब भी क्या है, 1 लीटर। तो आप कहोगे जी सर आप ये क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, इस बंदे के पास 1 लीटर तो है भी नहीं, इसके पास तो 2 लीटर है, फिर क्या कर रहे हो? तो जब आप फॉर्मूले में फिट करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले का डिजाइन ऐसा है या कोई मैथमेटिक्स का कंसेप्ट ऐसा है, वो ऑटोमेटिकली पर लीटर ही नहीं बन गया। एक बंदे ने 2.5 ग्राम शुगर डिजोल्व की 1 लीटर वाटर में और दूसरे बंदे ने 5 ग्राम शुगर डिजोल्व की 2 लीटर वाटर में, तो दोनों की मिठास सेम होगी क्या? नहीं, दूसरे वाला बंदा ये नहीं कह रहा होगा ऐसे कैसे होगी जी मेरी मिठास और इनकी मिठास सेम, मैंने तो दुगनी चीनी खर्च की है। भाई पानी भी तो तूने ज्यादा मिला दिया है या नहीं? तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली किसमें बदल देता है? एक तीसरा बंदा आके बोले कि जी मैंने तो 5 ग्राम 500 ml में डिजोल्व की है, तो जब आप उस फॉर्मूले में डालोगे तो क्या करोगे, 5 अपॉन 500 ml मतलब 0.5,
और ये क्या बन गया। अब आप बोलोगे तेरा सॉल्यूशन, इस बंदे से कह रहे हो तेरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 10 ग्राम पर लीटर है और ये थोड़ा लड़ाकू हो तो क्या, तो फैल जाएगा। झूठ बोल रहे हो जी, मेरे पास तो 1 लीटर सॉल्यूशन है भी नहीं, मैंने तो 10 ग्राम चीनी इस्तेमाल की भी नहीं है जी। गलत बोल रहा, सही बोल रहा, गलत ही बोल रहा ना। हम तो उससे बस इतना कह रहे हैं ना कि अगर 1 लीटर पानी में तू 10 ग्राम चीनी घोलता, या मैं 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी घोलूंगा, तो जो मिठास आएगी वो ही वाली मिठास तेरे सॉल्यूशन की है। तो इसलिए हमेशा हम किस में रिपोर्ट कर रहे हैं कि कितना तूने डिजोल्व किया, नहीं मतलब हम रिपोर्ट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू 1 लीटर, कि 1 लीटर में होता तो कितना होता। डन। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म इज मास परसेंट, जिससे आप परसेंट W/W लिख सकते हो। वो आपको इसे वेट परसेंट भी कह सकता है। केमिस्ट्री वाले वेट और मास में कोई फर्क नहीं कर रहे होते, फर्क है ना दोनों चीज। लेकिन केमिस्ट्री वाले जहां जी मैं वेट को मास, मास को वेट बोलते रहते हैं बिना किसी टेंशन के, और उनके एरर्स फौरन निकलते भी नहीं। फिजिक्स में तो फौरन निकाल देते हो, यहाँ चलता। अब मास परसेंट क्या है, तो मैं पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में कन्वेंशन फॉलो करूंगा, मैं ए और बी बोला करूंगा, तो ए में माना करूंगा पूरे चैप्टर में किसको, और बी किसको माना करूंगा, सॉल्यूट को। ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, टीचर टू टीचर, बुक टू बुक वेरी करता रहता। तो हम शुरू में एक बार लिख लेते हैं कि हम पूरे चैप्टर में जब ए और बी में बात कर रहे होंगे तो बी को सॉल्यूट मानते हुए और ए को सॉल्वेंट मानते हुए, बार बार टाइम बच जाएगा बोलने से। तो अगर कोई हमारे से कहता है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ए, क्या करूं, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। अगर मैथ्स आती हो तो क्या मैं इतना बोल सकता हूं इतनी टर्म को, मास फ्रैक्शन। मेरे पास 3 ग्राम शुगर है, 7 ग्राम झूठ मूठ को मान लो वाटर है, और मैंने कहा 3/3 + 7 कौन, कौन, क्या नहीं बोल रहा हूं, कौन, मास फ्रैक्शन ऑफ शुगर। मेरे सॉल्यूशन में शुगर का हिस्सा कितना है, कि अगर 10 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें उसका हिस्सा, तो मास फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज, ठीक है। तो ये 3/7 10 करने से 0.3 आ रहा है क्या, तो इसका मतलब क्या पर ग्राम, कि 1 ग्राम सॉल्यूशन अगर है तो उसमें चीनी कितनी है, नहीं क्या। अगर 100 ग्राम हो तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए या मास परसेंटेज ऑफ ए हमें आता है, हमें पता। वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, परसेंट V/V। तो अगर इस बार मैं लिख दूं ऐसी, वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इंटू, और इतना कोई पूछ ले क्या है, इतना क्या है, वॉल्यूम फ्रैक्शन, यानी पर ml ऑफ सॉल्यूशन, इंटू 100 करते ही पर 100 ml हो जाएगा। आया। अब अगर आपसे कोई बोले कि जी ये क्या है, क्या बोलोगे, परसेंटेज, बोलोगे क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या कह दोगे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ऑफ ए सपोज, तो क्या होगा, ऊपर W है तो ऊपर वेट लेना, ऑफ ए का तो इसका मतलब ऊपर, तो नीचे क्या लेना, वॉल्यूम ऑफ। तो मास फ्रैक्शन क्या बताता है, 1 ग्राम में कितना है, मास परसेंट क्या बताता है 100 ग्राम में कितना है। मास फ्रैक्शन ने क्या बताया, मास फ्रैक्शन बता रहा है 1 ग्राम में कितना है, और मास परसेंट क्या बता रहा है। अब ये भी कोई खास नहीं, खास बात यहां से शुरू होती है आपकी असली। अब मेरे पास कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में ये लिखा आया 20% H2SO4, फिर दूसरे किसी न्यूमेरिकल में लिखा आया 20% H2SO4 बाय मास, तीसरी में लिखा आया 20% H2SO4 बाय वॉल्यूम, चौथे किसी न्यूमेरिकल में लिखा है 20% W/V ऑफ H2SO4, ठीक है। अब इनका क्या क्या मतलब होगा, मैंने न्यूमेरिकल का छोटे छोटे पार्ट उठाया फिलहाल।
उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस बात को इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो पहली लाइन का क्या मतलब निकालोगे आप? पहली लाइन का क्या मतलब निकालोगे? चलो पहले छोड़ देते हैं, इसका तो सब निकाल लोगे क्या? 20 ग्राम H2SO4 इन सॉल्यूशन, इसमें क्या निकालोगे? 20 ग्राम नहीं, 20 ml H2SO4 इन 100, इसमें क्या निकालोगे? एग्रीड। अब ये सब देखने के बाद यहाँ टेंशन हो गई होगी कि ना तो यहाँ बाय मास लिखा है ना बाय वॉल्यूम लिखा है, तो कौन से वाला है? शायद लिखना भूल गए, शायद बोलना भूल गए, बताना भूल गए, क्या है फिर यहाँ? तो इसका मतलब जब कुछ नहीं लिखा तो बाय मास मानना। मैं अपनी यही वाली बात इस चैप्टर के एंड में जाके काटूंगा। क्या होगा तब? तब बॉक्स बना के अलग से फिर लिख लेंगे, टीआईपी टिप करके लिख लेंगे तब तक के लिए, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो क्या मानना? बाय मास। अब यहाँ सर की बात कीजिए, यहाँ वॉल्यूम नीचे है तो नीचे 1 लीटर लो, परसेंट हटाना है ना, परसेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपॉन 100 ही करना पड़ेगा। और न्यूमरेटर है W, यानी ये कौन है? वेट, और डिनोमिनेटर है वॉल्यूम। अब वेट किस में है? केजी में, ग्राम में? तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके देखो कि मैं लैब में गया हूं, वहां मुझे बीकर में सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूट का मुझे वहां वेट लेना, तो सॉल्यूट का वेट बीकर में लैब में किस में लेते होंगे? ग्राम में या किलोग्राम में? तो अगर किलोग्राम में लिया करते तो फिर तो केमिकल्स की बोतल के बजाय बोरे आया करते लैब में। प्रैक्टिकली बात है ना। अगर केजीज में तोलना पड़ता फिर तो लैब में केमिकल के डिब्बों के बजाय क्या आने पड़ते? बोरे आया करते, नहीं आते। वॉल्यूम भाई लीटर भी तो ले सकते थे, तो मिलीलीटर क्यों ले रहे हैं? तो वहां पे लैब में फिर से बाल्टी और ड्रम यूज करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ टेस्ट ट्यूब्स एंड बीकर्स। तो इसका मतलब किस रेंज में बात चल रही है? ml से। तो ये 100 कौन से वाला है इसका मतलब, और ये कौन से वाला? अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो आती है डेट इज पार्ट्स पर मिलियन, डिनोटेड बाय स्मॉल p स्मॉल m। तो तीनों अल्फाबेट्स स्मॉल में ही होने, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 की पावर 6, इतना हमें सबको पता है, 10 की पावर 6। तो अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले ऐसे कहा था क्या? एम ए प्लस एम बी यानी टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। इस एम ए प्लस एम बी ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? कह सकता हूं क्या? एम बी ग्राम सॉल्यूट, बोलो। एम ए प्लस एम बी में सॉल्यूट कितना? 1 ग्राम में कितना होगा? एम बी अपॉन मास फ्रैक्शन, जो मेरी बुक में दूर से दूर तक नहीं मेंशन है वर्ड। अगर कोई बोले 100 ग्राम करना है तो मास परसेंट ऑफ बी। कोई बोले नहीं 10 की पावर 6 ग्राम, ये कौन ऐसे इनफेक्ट सॉल्यूशन है क्या? इसमें कितना? एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 10 टू दी पावर 6 या नहीं? तो ये बीच में मैं खा गया, गायब कर गया। 1 ग्राम के लिए क्या था? एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। 100 ग्राम के लिए इंटू 100। 1 मिलियन के लिए, और अगर कोई बोले 10 टू दी पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन के लिए, एम बी अपॉन, हाँ या नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? मास परसेंट। इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स पर बिलियन। तो मेरे कोर्स में ये और ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, लेकिन कहते हैं। अब बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया, विच concentration term is used when solute is present in traces। traces मतलब very small quantities, very small amount। ppm is used when solute is present in traces। solute is present in traces। मान लीजिए इस वाले एक्सप्रेशन में
MB की वैल्यू है 3 ग्राम, तो सॉल्यूट हो गया 3 ग्राम और सॉल्वेंट है 997 ग्राम। सॉल्वेंट कितना, तो इनटू 100 कर दो, क्या बन गया, मास परसेंट। वैल्यू क्या आ रही है, चलो गायब कर दो, 0.03 या नहीं, बहुत ही छोटी सी है। इसको मैं ऐसे लिखूं, और ज्यादा जोर पड़ रहा बोलने में कि पहले तो क्या बोलते थे 0.003 बोलना पड़ रहा है, 3 इंटू 10⁻³ तो एक बहादुर आदमी आके बोला कि आप टेंशन मत लो, ऐसा करो इसके साथ इंटू 100 लगा दो, तो ये बन गया 0.3 और ये क्या बन गया 3 इंटू 10⁻, थोड़ा सा सेहतमंद हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई। और अगर मैं यहां कर दूं 10⁻6 अब क्या हो गया 3 इंटू 3, तो क्या 3000, हाँ 0.003, उससे थोड़ा अच्छा शायद 0.3, और उससे काफी अच्छा, कौन संभाल रहा है सारी बात, आप समझ गए। और छोटी कंसंट्रेशन वाला हो तो क्या कर लेंगे वो शायद, क्योंकि 10⁹ से मल्टीप्लाई होते ही वैल्यू काफी रेस्पेक्टेबल सी हो जाएगी, बोलने में शान सी महसूस होगी। 0.003 बोलते हुए तो शर्म सी भी आती है, और 3000 बोलते हुए थोड़ा, तो पीपीएम कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूट बहुत ही, ठीक है।